हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग देखेंगे महाजनपद काल। चलिए बिना देरी किए शुरुआत करते हैं। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व अखंड भारत में द्वितीय नगरीकरण प्रारंभ हो गई, जिसे महाजनपद काल कहा गया। वर्तमान समय में 16 महाजनपद जो उस समय थे, उनकी स्थिति इस प्रकार है कि उत्तर प्रदेश में 8 महाजनपद थे, बिहार में 3 महाजनपद, राजस्थान में 1 महाजनपद, मध्य प्रदेश में 1 महाजनपद, दक्षिण भारत में 1 महाजनपद, भारत के बाहर 2 महाजनपद थे, एक पाकिस्तान में, एक अफ़गानिस्तान में। एक पाकिस्तान में और एक अफ़गानिस्तान में। तो 16 महाजनपद में सबसे प्रमुख महाजनपद जो था वो मगध महाजनपद था। कौन सा? मगध महाजनपद सबसे महत्वपूर्ण था। और मगध महाजनपद पर 7 राजवंशों ने शासन किया। मगध महाजनपद पर 7 राजवंशों ने शासन किया। इसकी एक ट्रिक भी है, हसीन मशूक सा। हसीन मशूक सा, ये यहाँ पर लिखी गई है ट्रिक, हसीन मशूक सा। अब आगे बताते हैं हसीन मशूक सा का क्या मतलब है। देखिए, हा से क्या है, ये मैंने कलर भी उसी प्रकार से कर दिए हैं। हा से हर्यक वंश, हा से हर्यक वंश, सी से शिशुनाग वंश, ना से नंद वंश, ये नंद वंश यहाँ पे है, और मा से मौर्य वंश, ये मौर्य वंश यहाँ के, सू से शुंग वंश, का से कर्ण वंश, सा से सातवाहन वंश। और अब देखिए, आप कहेंगे कि इसमें जो 2 विदेशी आक्रमण भी हुए हैं, शायद कुछ लोग को जानकारी हो, तो मैं उनको बता दूं कि अभी हम लोग जो है सीरियल वाइज यहाँ से पढ़ेंगे। ये हसीन मशूक सा मतलब हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग, कर्ण और सातवाहन, ये सभी को ख़त्म कर लेंगे। तो फिर जो विदेशी 2 आक्रमण हुए हैं नंद वंश और मौर्य वंश के बीच में, मतलब आपको भी जिसको जानकारी नहीं उसको बता दूँ, नंद वंश और मौर्य वंश के बीच में 2 विदेशी आक्रमण हुए हैं। एक पहला ईरानी और दूसरा जो है ये मकदूनिया का मतलब सिकंदर वाला, और उधर डेरियस का। तो ये 2 विदेशी आक्रमण है। इनको हम लोग जो है इसको ये 7 राजवंशों को ख़त्म करके फिर तुरंत देख लेंगे उसको, ठीक है। ये फिर ये हर्यक वंश के ख़त्म होते ही मैं बता दूंगा क्या कैसे हो। चलिए अभी बिना देरी की हम लोग देखते हैं क्या देखते हैं, हर्यक वंश। तो हर्यक वंश जो है 544 से 412 ईसा पूर्व तक रहा। इसके संस्थापक जो हैं बिम्बिसार यह जैन तथा बौद्ध दोनों धर्मों के समकालीन थे। जो बिम्बिसार हैं जैन तथा बौद्ध दोनों धर्मों के समकालीन थे। इस वंश के संस्थापक बिम्बिसार थे। यह पहला ऐतिहासिक राजवंश था। इसकी राजधानी राजगृह या गिरिब्रज थी। बिम्बिसार ने 52 वर्षों तक मगध राज्य पर शासन किया। यह प्रथम राजा था जिसने प्रशासनिक राज्य पर बल दिया। और इतिहास में भी पहला राजवंश जो मिलता है ये हर्यक वंशी मिलता है। और यह स्थायी सेना रखता था। कौन? बिम्बिसार स्थायी सेना रखता था। बिम्बिसार जो था वो बौद्ध धर्म का अनुयायी था। जो है बिम्बिसार जो है वो अंग राज्य के शासक ब्रह्मदत्त को हरा दिया और वहाँ के शासक जो अपने पुत्र अजातशत्रु को बना दिया। बिम्बिसार ने क्या किया कि देखिए मैं बना रहा हूँ ये, बिम्बिसार ने क्या किया, था कि अंग राज्य के शासक ब्रह्मदत्त को हरा दिया। तो अंग यहाँ पे था और यहीं पे सटा हुआ मगध
मगध। और यहीं पे अभी आगे बताऊंगा वैशाली, तो वैशाली भी यहीं पे था। ठीक है। तो बिम्बिसार ने अंग राज्य के शासक ब्रह्मदत्त को हराकर अपने पुत्र अजातशत्रु को वहाँ का शासक बना दिया। बिम्बिसार ने विवाह के माध्यम से दहेज रूप में लिए गए क्षेत्र को अपने साम्राज्य का विस्तार किया। देखिए बिम्बिसार जो है, ये तो जो बात है इसको देखते हैं हम लोग। बिम्बिसार जो है वैशाली पर आक्रमण करना चाहा। इसको अंग को जीतने के बाद वैशाली पर आक्रमण किया, लेकिन वो वहाँ से हार गया। तो इसके बाद उसने सोचा कि अपने साम्राज्य को कैसे बढ़ाया जाए। तो ये जो है सोचा कि मैं जो है विवाह के माध्यम से दहेज रूप में मुझे क्षेत्र मिलेगा, उससे जो है अपने साम्राज्य का विस्तार करूं। तो इसके दिमाग में ये आया था। तो विवाह के माध्यम से ये अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाह रहा था। बिम्बिसार की पहली पत्नी महाकोशला थी। पहली पत्नी महाकोशला जो कौशल राज की पुत्री और प्रसेनजीत की बहन थी। इनके साथ दहेज में काशी प्रांत मिला। इन्हें काशी प्रांत मिला। बिम्बिसार की दूसरी पत्नी वैशाली नरेश चेतक की पुत्री राजकुमारी चेलना थी, जिससे अजातशत्रु का जन्म हुआ। अजातशत्रु याद रखिए, क्योंकि बिम्बिसार के बाद अजातशत्रु ही शासन करेगा हरिवंश में। बिम्बिसार की तीसरी पत्नी पंजाब के मद्र कुल की राजकुमारी क्षेमा। बिम्बिसार की चौथी पत्नी आम्रपाली। और बिम्बिसार, ये बात देखिए, बिम्बिसार अपनी पत्नी रानी चेलना जो है इनसे प्रभावित होकर जैन धर्म अपना लिया था। बिम्बिसार अपनी पत्नी रानी चेलना से प्रभावित होकर जैन धर्म अपना लिया था। बिम्बिसार के पिता का नाम भट्टिया था। पुराण में बिम्बिसार को श्रेणिक कहा जाता है। पुराण में बिम्बिसार को श्रेणिक कहा जाता है। तो बिम्बिसार के समय अवंती के राजा चंद्रप्रद्योत को लाइलज बीमारी हो गई थी। क्या हो गई थी? लाइलज बीमारी हो गई थी। तो इनके जो है बिम्बिसार के दरबार में एक जीवक नाम का वैद्य रहता था। तो जीवक को भेज करके ये बिम्बिसार ने उनको चंद्रप्रद्योत की बीमारी को सही करवाया। तो चंद्रप्रद्योत ने क्या किया कि अवंती को बिम्बिसार को समर्पित, मतलब उसी के अवंती को अधीन कर दिया, मगध के अधीन। और ये साथ में मिलकर के अंगराज को जीते और मगध का साम्राज्य विस्तार किया। बिम्बिसार जो है वो छोटे राज्यों को युद्ध करके जीत लेता था। तो मैंने पहले ही आपको बताया कि वैशाली पर भी आक्रमण किया, किंतु सफल नहीं हो सका था। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि इसकी हत्या इसके पुत्र अजातशत्रु ने ही कर दी थी। बिम्बिसार की हत्या इसके पुत्र अजातशत्रु ने ही 492 ईसा पूर्व में कर दी थी। ये देखिए, इसके पुत्र ने ही, अजातशत्रु ने इसकी हत्या कर दी थी। तो अजातशत्रु गद्दी पर बैठेगा, 492 से 460 ईसा पूर्व तक रहेगा। अजातशत्रु, इसका अर्थ होता है शत्रुओं का नाश करने वाला, या जिसका एक भी शत्रु ना हो। ठीक है, इसे कुणिक भी कहा जाता है। कुणिक, इसने अपने पिता की हत्या कर दी थी, इसीलिए इसे पितृहंता भी कहते हैं। ये अपने मामा प्रसेनजीत की पुत्री वजीरा से प्रेम करता था। और तो और इसने सुरक्षा की दृष्टि से राजगृह की किलाबंदी करा दी। राजगीर या राजगृह बोल सकते हैं उसको। राजगीर 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ था। क्या? 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ था। इसके समय एक सबसे बड़ी घटना यही है कि महात्मा बुद्ध की मृत्यु।
महात्मा बुद्ध की मृत्यु। तो आपने अगर बौद्ध धर्म पढ़ा होगा तो उसमें आपने देखा होगा कि वहाँ पे अजातशत्रु के समय में ही सतपर्णी गुफा में राजगृह के अंदर बौद्ध संगीत हुई और वो पहली बौद्ध संगीत हुई थी। इसने अपने सहयोगी वर्षकार के सहयोग से वैशाली पर आक्रमण किया और उसे जीत लिया। जो वैशाली इसका पिता जीतना चाहता था उसको इसने जीत लिया आक्रमण करके। और इस युद्ध में इसने 2 नए हथियार रथ मूसल और महाशिला कंटक का प्रयोग किया। इस युद्ध में इसने 2 नए हथियार रथ मूसल और महाशिला कंटक का प्रयोग किया। जैन धर्म के पहले उपांग में महावीर और अजातशत्रु के रिश्ते के विषय में बताया गया है। यह प्रारंभ में जैन तथा बाद में बौद्ध धर्म को अपना लेता है। ये प्रारंभ में जैन धर्म अपनाता है और बाद में क्या करता है, बाद में बौद्ध धर्म अपना लेता है। इसने 16 वर्षों तक शासन किया। 16 वर्ष तक इसने शासन किया। इसके 2 पुत्र थे, उदयभद्र और उदायन। तो इसके पुत्र उदायन ने ही इसकी हत्या करके अब गद्दी संभाली। जैसे इसने अपने पिता की हत्या की थी वैसे इसके भी पुत्र ने इसकी हत्या कर दी। तो कहते हैं ना, जो जैसा करता है वो वैसा उसके साथ होता है। तो यही हुआ। अब कौन बैठा गद्दी पे? उदायन 460 से 444 तक गद्दी पे बैठा। तो उदायन गद्दी पे बैठा। इसने अपनी राजधानी कुसुमपुर या परसपुर बनाया। यही कुसुमपुर परसपुर आगे चलकर पाटलिपुत्र हो गया, जिसे अभी क्या कहते हैं, पाटलिपुत्र हो गया। इनकी माता का नाम पद्मावती था। इसने अपने पिता की हत्या कर दी थी, इसलिए बौद्ध धर्म में इसे पितृहंता कहा जाता है। और इस वंश को ही पितृहंता वंश भी कहा जाता है। इसका अन्य नाम उदयभद्र मिलता है। यह चंपा का उपराजा था। पुराने जैन ग्रंथों में के अनुसार उदायन ने गंगा एवं सोन के संगम के समीप एक शहर की स्थापना की जिसका नाम पाटलिपुत्र रखा। इसके पुत्र ने पाटलिपुत्र को पटना रख दिया। इसने अपने राजधानी में जैन चैत्य का निर्माण कराया। इसकी हत्या किसी अनजान व्यक्ति द्वारा चाकू से गोदकर कर दी गई। इसने अपने पिता की हत्या की थी, लेकिन इसकी हत्या किसी अनजान व्यक्ति ने हत्या ही की, तो इसको भी वही फल मिला। और जो है इसकी हत्या चाकू से गोदकर किसी अनजान व्यक्ति ने कर दी। तो अगला शासक जो है उदयन का पुत्र नागदशक बना, लेकिन यह एक अयोग्य शासक था जिसके विषय में हम लोग को नहीं पढ़ना है, केवल जानकारी रखिए कि इसके बाद शासक बना कौन, नागदशक। यह एक अयोग्य शासक था। इसकी हत्या इसी के सेनापति शिशुनाग ने कर दी और एक नया वंश शिशुनाग वंश की स्थापना किया। क्या? एक नया वंश शिशुनाग वंश की स्थापना किया। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।